उस वक्त शायद रात के 2 बजे थे। हम एक बस्ती के करीब पहुंचे। उस गांव के तमाम घरों की बत्तियां बुझी हुई थीं। वहां गरीबों की झोंपड़ियां और मिट्टी के कच्चे मकानात थे। इन घरों में धन दौलत नहीं थी, इसलिए वो अपने तारीक मकानों में बेफिक्री से सो रहे थे। मैंने कहा, यहाँ इतना सन्नाटा है कि हम एक दरवाजे पर दस्तक देंगे तो इर्द गिर्द के 10 घरों तक आवाज जाएगी, पूरा गाँव जाग कर बाहर आ जाएगा। पूजा ने कहा, सारे गाँव में मालूम नहीं होना चाहिए कि हम दोनों यहाँ आए थे, फिर यहाँ से कुछ खा पी कर फुला समत गए हैं। हमारा ताक़ुब करने वाले इधर आकर उनसे बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? वो बोली, नहीं, मैं भूख प्यास बर्दाश्त कर सकती हूँ, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। यहाँ से जितनी दूर जाएंगे हमारे लिए बेहतर होगा। गांव के अतराफ धान के खोशे और खुश्क घास के ढेर लगे हुए थे। हम एक खलियान के पास गुजरने लगे तो कुछ ऐसी धीमी सी आवाजें सुनाई दी जैसे 2 अफराद खुश्क घास में छुपे हुए सरगोशियां कर रहे हों। बहुत देर हो गई है, जाने दो, एक मर्द की आवाज सुनाई दी। मैं नहीं जानता कितनी देर हुई है। पूजा ने झिझकती हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने उसे देखा तो उसकी नजरें झुक गईं। औरत की आवाज सुनाई दी, तुम्हारा दिल तो पता नहीं कब भरेगा, तुम बड़े वो हो। उसके साथ ही सूखी घास की हलचल की आवाज आई। वो पहले ही घास में छुपे हुए थे, उनके ऊपर और घास गिरने लगी। पूजा अपने सर पर साड़ी का आंचल रखते हुए शर्मा कर वहां से दूर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चलते हुए बड़बड़ाया, लानत है, क्या मियाँ बीवी ऐसे होते हैं? घर होते हुए घास में घुसने आते हैं। वो तेजी से चलते हुए बोली, तुम्हारा जिस्म फौलाद जैसा है मगर खोपड़ी में पत्थर है, इतना नहीं समझ सकते कि वो मियाँ बीवी नहीं थे? मैंने हैरानी से पूछा, मियाँ बीवी नहीं थे? तुम कैसे जानती हो? वो बोली, मेरे पास अक्ल है, वो दोनों प्रेमी थे, इतनी रात को छुप कर मिलने आए थे। मैंने कहा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, सीधी सी समझ में आने वाली बात है। मियाँ बीवी तो घर में ही, यानी के घर में। मैं बोलते बोलते रुक गया। अचानक ख्याल आया कि मेरी गाइड और हमसफर एक जवान लड़की है और मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं झेप कर उससे जरा दूर रहकर चलने लगा। हम दोनों को चुप सी लगी हुई थी। हम सोचते हुए उस गांव से दूर होते जा रहे थे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। मुझे तो उस वक्त वो बेवफा दुश्मन शिल्पा याद आ रही थी। कालिया की उस मक्कार बेटी ने पहली बार मुझे ये तजुर्बा दिया था कि प्यार भरे लम्हात जितने रंगीन होते हैं, प्यार करने वाली की बेवफाई और मक्कारी उतनी ही संगीन होती है। लिहाजा औरत खा कितनी ही पुरकशिश लगे, उससे दूर रहने में दानिशमंदी है। बेशक पूजा हसीन, नौजवान और पुरकशिश है, उसके बावजूद मैं उससे दूर रहकर चल रहा था, जैसे रेल की 2 पटरियां साथ रहते हुए भी दूर रहती हैं। पता नहीं हम चलते हुए कितने किलोमीटर दूर चले आए। चांदनी में खड़ी फसलों के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आई। पूजा ने कहा, दूर दूर तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान नजर नहीं आ रहा है, यहाँ किसी जमींदार के खेतों का रखवाला रहता होगा। मैंने पूछा, क्या इस वीराने में डाकू और स्मगलर नहीं रह सकते? वो बोली, हाँ, ये मुजरिमों के छुपने के लिए आरजी पनाहगाह हो सकती है। हमें चलते वक्त हल्की सी भी आवाज पैदा नहीं करनी चाहिए। ये सन्नाटे में रहने वाले एक पत्ता खड़कने की भी आवाज सुन लेते हैं। मैंने झोंपड़ी के करीब पहुंचकर उसे पीछे की तरफ जाने का इशारा किया। खुद सामने वाले बंद दरवाजे और खिड़की के पास आया। खिड़की एक जगह से जरा टूटी हुई थी। मैंने झांक कर देखा, एक देहाती धोती पहने एक चारपाई पर सो रहा था। उसके सरहाने एक लाठी रखी हुई थी। कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। वो शख्स एक चौकीदार था, फसलों को खराब करने वाले जानवरों को लाठी से मार कर भगाता था। मैंने झोंपड़ी के पीछे पूजा के पास आकर कहा, अंदर एक चौकीदार सो रहा है, उसके पास सिर्फ एक लाठी है। हम अंदर जाकर उससे मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। पूजा ने कहा, हाँ, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करके आगे जाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही एक गाड़ी की आवाज दूर से सुनाई दी। हम दोनों दबे कदमों चलते हुए खड़ी फसलों के दरमियान जाकर रुक गए। एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। करीब आने पर मालूम हुआ वो एक बड़ी सी लैंड क्रूजर थी। कच्चे रास्ते पर चलती हुई झोंपड़ी के सामने रुक गई थी। उसके तमाम दरवाजे खुलने लगे। हट्टे कट्टे मर्द गन्ने लिए बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे। वो 5 थे, उनमें से 4 धोतियां पहने हुए थे। उनकी कमर से कारतूस के बेल्ट्स बंधे हुए थे। 5वां शख्स चुस्त पतलून और जैकेट पहने हुए था। उसके हाथों में एक क्लैशनकोफ थी। गाड़ी की आवाज सुनकर चौकीदार दरवाजा खोल कर बाहर आया। उसने आगे बढ़कर पतलून और जैकेट वाले से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय पटवारी, यहाँ चौकीदार बनकर रहने के बड़े फायदे हैं। कभी पुलिस वाले और कभी चौकीदार और डाकू कातिल आते हैं। मुझे एक जाहिल गरीब चौकीदार समझकर यहाँ कुछ समय गुजार कर चले जाते हैं। पटवारी ने उससे मुसाफा करते हुए कहा, यार, तेरा नाम लाल बहादुर है, मगर यहाँ लल्लू बनकर रहता है और हम वारदात करते रहते हैं। दौलतमंद बनने, ऐश करने और कानून के लंबे हाथों से बचने के लिए हम यही करते रहना होगा। वो दोनों कह कह लगाने लगे। फिर लल्लू ने कहा, अभी 1 घंटा पहले एक खूबसूरत जवान आया था। अगर उसे साड़ी पहना दो तो हसीन औरत लगे, मगर बहुत खतरनाक था। एक एम्बुलेंस में आदमी को लाया था।
उसके घुटने की हड्डियां टूटी हुई थी। उसके घुटने पर प्लास्टर चढ़ाया गया। उसकी बातें सुनकर मैंने हैरानी से पूजा को देखा। वो भी सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। वो सब बातें करते हुए झोंपड़ी के अंदर जा रहे थे। हम खड़ी फसलों के पीछे से निकलकर जमीन पर चारों हाथ पांव से रेंगते हुए झोंपड़ी की दीवार से आकर लग गए। लल्लू की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था उसके पास रिवॉल्वर था। उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझसे पूछा कि मैं दौलत चाहता हूँ या मौत। मैं चाहता तो एक किक मारकर उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा सकता था, मगर मैंने एक डरपोक देहाती की तरह हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, आप जो कहेंगे वही करूंगा। वो मेरे साथ एक लंगड़े को उठाकर उस दूसरे कमरे में ले आया। यहाँ चारपाई पर उसे लिटाकर उसके मुंह से टेप चिपकाकर उसके हाथ पांव बांध कर गया है। दूसरे ने पूछा वो कहाँ गया है? लल्लू बोला पता नहीं, कह रहा था 2 घंटे के अंदर आ जाएगा, फिर उस लंगड़े को सुबह से पहले ले जाएगा। पूजा ने मेरे कान से मुंह लगाकर बड़ी धीमी आवाज में कहा ये जरूर वही कालिया है। पता नहीं कौन उसे 2 घंटे के लिए छोड़कर गया है। ये कालिया तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो मेरे कान में ये भी कह रही थी कि वो 6 हैं और मुसल्ला हैं। हम दोनों क्या कर सकेंगे? मैंने उसके कान में कहा मैं नहीं चाहता कि यहाँ सन्नाटे में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगें। जब तक मैं गोली न चलाऊं तुम भी फायर न करना। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम खामोशी से देखती रहो, जब जरूरत समझो तभी मुदाखलत करना। मैंने आगे बढ़कर दीवार की आड़ से झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा। एक मुसल्ला शख्स दरवाजे के सामने टहलता हुआ पहले दूसरी तरफ गया था, फिर पलटकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं सर पीछे करके दीवार से चिपक गया। उसके कदमों की चाप सुनकर अंदाजा करने लगा कि वो कितने करीब आता जा रहा है। मैंने एक हाथ में चाकू पकड़ा था। जैसे ही कदमों की आवाज बिल्कुल करीब आई, मैंने फौरन एक हाथ बढ़ाकर उसका गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसे दोनों हाथों से क्लैशनकोफ थाम कर ट्रिगर की तरफ उंगली ले जाने में जितना वक्त लगा, उतनी देर में मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और चाकू उसके सीने में पैवस्त कर दिया। वो खासा तगड़ा था, मगर जिंदगी की आखिरी तमाम कुव्वत मुजतमा करके भी मेरे शिकंजे से न निकल सका। जब वो बिल्कुल बेजान हो गया तो मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। पूजा दूसरे कमरे की खिड़की से कान लगाए सुन रही थी। उस कमरे में पटवारी और लल्लू अपने आदमियों के साथ थे। पटवारी कालिया के मुंह पर से टेप हटाकर पूछ रहा था ए तू कौन है और तुझे यहाँ लाने वाला कौन है और तुझसे क्या चाहता है? वो बोला मेरा नाम कालिया है और यहाँ एक पाकिस्तानी जासूस मुझे लाया है, पता नहीं यहाँ से कहाँ ले जाने वाला है। अगर तुम मुझे भारत सरकार के हवाले कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मेरे पास भी इतनी दौलत है कि तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। पटवारी ने कहा भारत सरकार को हमारी असलियत मालूम हो जाएगी तो वो हमें थाने कचहरी में घसीटती फिरेगी। हाँ, तुम हमें ज्यादा से ज्यादा माल दोगे तो हम तुम्हारे घर में तुम्हें ले जाएंगे। कालिया ने कहा मुझे यहाँ से ले चलो, एक फोन करूंगा, तुम जहाँ कहोगे वहाँ लाखों रुपए आ जाएंगे। भेरू और ननका वहाँ से चलते हुए झोंपड़ी से बाहर आए। एक ने दूसरे से पूछा यहाँ छागला पहरे पर था, कहाँ चला गया? दूसरे ने कहा आज उसका पेट खराब था, सामने खेत में गया होगा। तुम इधर जाकर मोर्चा बनाओ, मैं उधर जाता हूँ। उनमें से एक दूसरी तरफ गया और दूसरा मेरी तरफ आने लगा। उस वक्त मैं झोंपड़ी के बरामदे की छत पर चढ़ा हुआ था। वो बरामदे से उतरकर दूसरी तरफ मुड़ना चाहता था, मगर छागला को जमीन पर औंधा पड़ा हुआ देख कर ठिठक गया। उसी वक्त मैंने छत पर से छलांग लगाई, फिर उसकी गर्दन एक हाथ से दबोचता हुआ जमीन पर गिरते ही चाकू के 2 वार उस पर किए। मेरी यही कोशिश थी कि आवाज ना हो, दूसरे दुश्मन होशियार ना हो। दूसरी तरफ जाने वाला उधर से घूमता हुआ झोंपड़ी के पीछे जा सकता था, पूजा को देख सकता था। मैंने फौरन ही जमीन से उठकर दबे कदमों चलते हुए सामने खुले हुए दरवाजे के अंदर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सब दूसरे कमरे में कालिया के पास थे। मैं अंदर नहीं गया। बरामदे में दूसरी तरफ जाकर देखा, वो दूसरा शख्स मोर्चा बनाने के लिए सामने एक खेत की तरफ जा रहा था। मैंने फासले का अंदाजा किया, फिर 3 लंबी छलांगे लगाता हुआ उसकी तरफ जाने लगा। मेरी दूसरी छलांग की आवाज पर वो पलटा। उस वक्त तक मैंने तीसरी छलांग लगाते ही चाकू उसके जिस्म में पैवस्त कर दिया। इस बार उसकी गर्दन दबोचने या उसके मुंह पर हाथ रखने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने चाकू से दूसरा वार किया, फिर उसकी गन उठाकर दौड़ता हुआ सामने वाले दरवाजे की तरफ तारीकी में गया। एक साथी की चीख सुनकर लाल बहादुर उर्फ लल्लू अपने एक आदमी के साथ गन लेकर दौड़ता हुआ भेरू, ननका और छागला को आवाजें देता हुआ दरवाजे से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने तड़ातड़ कई फायर किए, दोनों के हाथों से गन्नें छूट गईं। वो मेरी मुसलसल फायरिंग से बच न सके। वापस अंदर जाते जाते उन्हें कई गोलियां लगी। उनमें से एक ने चौखट के बाहर और एक ने अंदर गिरकर दम तोड़ दिया।
पटवारी कालिया के पास खड़ा हुआ था। फायरिंग की आवाजें सुनते ही वो दौड़ता हुआ खिड़की की तरफ गया। कालिया ने बताया था कि उसे यहाँ लाने वाला अकेला है, लिहाजा पटवारी ने सोचा पिछली खिड़की से बाहर आकर छुपते हुए और दौड़ते हुए आकर उस अकेले दुश्मन को गोलियों से छलनी कर देगा। लेकिन खिड़की के बाहर पूजा खड़ी हुई थी। मैं उससे कह चुका था कि जब तक मैं फायरिंग न करूं वो गोली न चलाए, जरूरत पड़ने पर मुदाखलत करे। अब वो फायरिंग की आवाजें सुन चुकी थी। दोनों हाथों से रिवॉल्वर थाम कर मेरी तरफ आना चाहती थी, लेकिन खिड़की खोलने की आवाज सुनकर रुक गई। जैसे ही खिड़की खुली, लालटेन की रोशनी में पटवारी खिड़की की चौखट पर चढ़ता हुआ नजर आया। पूजा ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर ठाएं ठाएं की आवाजों के साथ 2 गोलियां चलाईं। वो चीखता हुआ खिड़की की चौखट से उलटकर कमरे के अंदर जा गिरा। उसके बाद उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। पूजा ने देखा वो कमरे के अंदर फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। उसके दीदे फैलकर हमेशा के लिए साकित हो गए थे और चारपाई पर बंधा हुआ कालिया सर उठाकर खिड़की के बाहर पूजा को नीम रोशनी में सहम कर देख रहा था। पूजा ने एहतियाती तदबीर के मुताबिक जमीन पर लेटकर बुलंद आवाज से कहा, मैं पूजा बोल रही हूँ, इस झोंपड़ी के पीछे तन्हा हूँ, मुझे दुश्मन समझकर गोली न चलाना, कोई दुश्मन आएगा तो मैं निमट लूंगी। उसे दूर से मेरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, मैंने लल्लू कहलाने वाले चौकीदार के अलावा 4 दुश्मनों को खत्म कर दिया है, अंदर सिर्फ एक रह गया है, उससे होशियार रहो। वो बोली, उस बाकी रह जाने वाले एक को मैंने गोली मार दी है। इसका मतलब है तमाम कचरा साफ हो गया है। एक कचरा चारपाई से बंधा हुआ है। मैं तेजी से चलता हुआ पीछे की तरफ आते हुए बोला, पूजा गोली न चलाना, मैं हूँ, चली आओ। वो जमीन से उठकर दौड़ते हुए आई और खुशी से लिपट कर बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम 6 मुसल्ला बदमाशों को तन्हा ठिकाने लगा दोगे। मैंने कहा, मैंने 6 को नहीं 5 को खत्म किया है, जो छठा था उसे तुमने हलाक किया है। वो हंसते हुए अपने चेहरे पर मेरे चेहरे को झुकाते। मैंने कहा, मेरी अम्मी का दुश्मन इस झोंपड़ी में है और इस दुश्मन को अगवा करके लाने वाला यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है, हमें मोहतात रहना चाहिए। मैं उसे एक बाजू के हिसार में लेकर वहाँ से चलता हुआ झोंपड़ी के सामने आया। हमने वहाँ रुककर दूर तक नजरें दौड़ाई। चांदनी रात में जहाँ तक दिखाई देता था वहाँ तक कोई नजर नहीं आ रहा था और ना ही किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, पूजा तुम बाहर तारीकी में रहो, किसी किस्म की भी आहट सुनकर मुझे आवाज दो, मैं अभी आता हूँ। वो एक जगह तारीकी में चली गई। मैं झोंपड़ी के दूसरे कमरे में आया। कालिया मुझे देखते ही एकदम से सहम कर बोला, तुम? मैंने कहा, मुझसे सवाल न करना, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो वरना गोली मार दूंगा। वो बोला, नहीं, अक्ल से काम लो, मुझे मार डालोगे तो रॉ वाले तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, हाँ, इतनी सी अक्ल मुझ में है। मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, लेकिन अपनी अम्मी की रिहाई के लिए तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह घसीटता रहूंगा। अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुम रॉ के पुष्कर ट्रेनिंग सेंटर में थे, वहाँ से तुम्हें यहाँ कौन लाया है? वो बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ उसे नहीं जानता। वो बहुत चालाक है और दरिंदा कातिल भी। वो रॉ के एक बड़े अफसर का भेष बदलकर पुष्कर ट्रेनिंग सेंटर में गया था। वहाँ के अफसरान से उसने कहा कि डॉक्टर आमना का बेटा फरमान आया हुआ है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे दूसरी खुफिया जगह ट्रांसफर करने के लिए आया है। इस तरह वो मुझे यहाँ ले आया। मैंने कहा, तुम्हारी इस बात का यकीन है कि वो बड़ी चालबाजी से तुम्हें वहाँ से निकाल लाया है, लेकिन ये कैसे यकीन करूँ कि तुम उसे नहीं जानते हो? तुमसे कोई ताल्लुक जरूर है, इसलिए वो तुम्हारी खातिर रॉ जैसी खतरनाक तंजीम से टकरा रहा है। कालिया ने कहा, भगवान की सौगंध, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो खतरात मोल लेकर मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। वो सुबह से पहले यहाँ आएगा, जरूर आएगा। वो बिल्कुल तन्हा है, तुम उससे पूछ सकते हो, फिर मेरी सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। जो टेप उसके मुंह पर चिपकाया गया था एक तरफ रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर दोबारा उसके मुंह पर चिपका दिया। जो भी उसे वहाँ लाया था उसका इंतजार करना जरूरी था। ये मालूम करना जरूरी था कि वो मेरी अम्मी के दुश्मन से क्यों दुश्मनी कर रहा है। मैं उस कमरे से निकलकर बाहर पूजा के पास आ गया। ताबानी ने उस झोंपड़ी को बड़ी हद तक खुफिया पनाहगाह समझा था और वहाँ रहने वाले लाल बहादुर उर्फ लल्लू को एक डरपोक और बुजदिल चौकीदार समझा था। झोंपड़ी के 3 कमरों को अच्छी तरह देखा था, कहीं भी हथियार नहीं था। तीसरे कमरे में एक मिट्टी से बने हुए छोटे से चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने लल्लू को रिवॉल्वर दिखाकर डराया था और नोटों की एक गड्डी देकर कहा था कि उस जख्मी लंगड़े को वहाँ रखा जाए। वो 2 घंटे के लिए जरूरी काम से जा रहा है, फिर वापस आकर सुबह से पहले कालिया को ले जाएगा। वो फोन के जरिए डीजी धावन से सौदा करना चाहता था कि वो कालिया को जिंदा सलामत रखना चाहता है तो डॉक्टर आमना को रिहा कर दे। उसके पास जो मोबाइल फोन था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, उसे रिचार्ज करने की जरूरत थी, लिहाजा उसे किसी करीबी शहर में फोन करने के लिए जाना पड़ा।
फोन पर डीजी धावन से बातें हुई। फिर ये तय पाया कि धावन 40 मिनट के बाद डॉक्टर आमना से फोन पर बात करवाएगा। उसे मजीद 40 मिनट तक उस झोंपड़ी से दूर रहना पड़ा। फिर उसने डीजी धावन से मोबाइल पर राब्ता किया। उसने कहा, हेलो ताबानी, इस वक्त मैं डॉक्टर आमना के पास हूँ, उनसे बात करो। चंद सेकंड के बाद आमना की आवाज सुनाई दी, हेलो ताबानी, ये क्या हिमाकत है? तुम जानते हो कि मरीज दोस्त हो या दुश्मन, मेरे लिए वो सिर्फ मरीज होते हैं। तुम कालिया को कहाँ ले गए हो? वो बोला, ले गई हूँ। आपकी अजीम शख्सियत ने मुझे समझाया है कि मुझे औरत कहलाने में फख्र करना चाहिए। मैं आपकी तरह बेमिसाल डॉक्टर तो नहीं बन सकती, लेकिन जिंदगी साथ देती रहे तो इंसानियत के लिए अच्छे कारनामे अंजाम देने की कोशिश करती रहूंगी। डॉक्टर आमना ने कहा, शाबाश ताबानी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। धावन साहब अभी कह रहे थे कि तुमने मुझे रिहाई दिलाने के लिए कालिया को अगवा किया है। तुम ये नहीं जानती कि कालिया के ऑपरेशन में देर होगी तो जख्म नासूर बन जाएगा। ऑपरेशन के सिलसिले में बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। ताबानी ने कहा, मैं आज से आपको अपनी अम्मी कह रही हूँ और एक बेटी की जबान से वादा कर रही हूँ कि कालिया के ऑपरेशन में देर नहीं होने दूंगी। पहले आप रॉ के डीजी धावन की एक सियासी चाल को समझ लें। वो दुनिया वालों के सामने ये इल्जाम कबूल नहीं करेंगे कि आपको अगवा करके भारत लाया गया है। इस बदनामी से बचने के लिए कालिया का ऑपरेशन कामयाब होते ही वो आपको हलाक कर देंगे। प्लीज अम्मी, मेरी ये बात मान लें। भारत और पाकिस्तान के अलावा अपने पसंदीदा मुल्क के किसी शहर में कालिया का ऑपरेशन करें। डॉक्टर आमना ने कहा, बेटी, मैं अपने लिए तुम्हारे प्यार भरे जज्बात को समझ रही हूँ। तुम मेरी सलामती चाहती हो, लेकिन दूसरे किसी मुल्क में कालिया को पहुँचाने में देर हो सकती है। ताबानी ने कहा, कोई देर नहीं होगी। कालिया उनके लिए इतना अहम है कि वो अपने खास तैयारे में कल ही उस मुल्क में पहुंचा सकते हैं जहां आप उसका ऑपरेशन करेंगी। आमना ने कहा, अपना फोन ऑन रखो, मैं धावन साहब से बात कर रही हूँ। डॉक्टर आमना ने डीजी धावन से कहा, आप कल ही कालिया को अपने खास तैयारे में लंदन भेज दें तो ऑपरेशन में देर नहीं होगी। डीजी धावन ने कहा, हम अपने खास तैयारे से कल ही उसे लंदन भेज देंगे, मगर कालिया है कहाँ? डॉक्टर आमना ने ताबानी से कहा, कालिया को धावन साहब के हवाले कर दो, उसे कल लंदन भेज दिया जाएगा। ताबानी ने कहा, सॉरी अम्मी, आप फिर उनकी चालबाजी नहीं समझ रही। मेरी शर्त यह है कि कल सुबह की फ्लाइट से पहले आपको लंदन रवाना किया जाएगा। आपकी रवानगी के 10 घंटे के बाद मैं आपको लंदन फोन करूंगी। इस तरह यकीन होगा कि आप यहाँ की कैद से निकलकर लंदन पहुँच गई हैं। ये मालूम होते ही मैं डीजी धावन को बता दूंगी कि वो कालिया को कहाँ से ले जा सकते हैं। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर डीजी धावन की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या मैं फरेबी हूँ? क्या डॉक्टर आमना और कालिया दोनों एक ही खास तैयारे से नहीं जा सकते? ताबानी ने कहा, नहीं जा सकते, तुम झूठे और फरेबी हो। पहले मेरी अम्मी जाएंगी, उसके 11 घंटे के बाद कालिया को तुम्हारे हवाले किया जाएगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं कालिया की बेटी शिल्पा को अभी बताऊंगी कि तुम जानबूझकर उसके बाप के ऑपरेशन में देर कर रहे हो। फिर वो रॉ के खिलाफ ऑपरेशन करेगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो नरम पड़ गया, ठंडा होकर बोला, ठीक है, हम अभी खास तैयारे से डॉक्टर आमना को लंदन रवाना कर रहे हैं। ताबानी ने कहा, ये हुई ना बात। मैं अम्मी से बातें करके उनके लंदन पहुंच जाने का यकीन करते ही कल शाम को 4 या 5 बजे कालिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फोन पर आमना की आवाज सुनाई दी, बेटी, मैंने सुना है कि मेरा बेटा फरमान भारत मेरी खातिर आया है। किसी तरह उससे राब्ता करो और उसे पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहो और मुझसे भी फोन पर बात करवाओ। ताबानी ने कहा, ऑल राइट अम्मी, मैं अपने भाई फरमान को तलाश करूंगी और आपसे उसकी बात करवाऊंगी। अब रॉ वाले किसी तरह भी फरमान को गिरफ्तार करके आपकी कमजोरी बनाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डॉक्टर आमना ने कहा, मैं जानती हूँ तुम जिस बात की जिद कर लेती हो उसे जरूर कर गुजरती हो। डीजी धावन ने आमना से फोन लेकर कहा, मैं गैर जरूरी बातें करने की इजाजत नहीं दूंगा। हमें अभी डॉक्टर आमना को लंदन भेजने के इंतजामात करने होंगे। ये तुम्हारे मुकर्रर करदा वक्त से 3 घंटे पहले पहुंचेंगी। तुम 7 घंटे के बाद डॉक्टर आमना से फोन पर बातें करके यकीन करो कि ये लंदन पहुंच गई हैं और 7:30 बजे कालिया को हमारे हवाले कर दो। ताबानी ने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी करोगे कालिया और तुम्हारे लिए उतनी ही बेहतरी है। ताबानी ने फोन बंद कर दिया। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था। उसके सामने कुछ फासले पर एक पति पत्नी और उनकी जवान बेटी थी। वो सब सहमे हुए ताबानी को देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। उसने जवान लड़की से कहा, स्विच बोर्ड के पास जाओ, मेरे फोन की बैटरी चार्ज हो चुकी है, उसे ले आओ। उस लड़की ने उसके हुक्म की तामील की। उसके बाप ने ताबानी से कहा, अभी तुम किसी से कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी ने साथ दिया तो तुम इंसानियत की भलाई के लिए कारनामे अंजाम देती रहोगी।
बेटी हम भी इंसान हैं, क्या हमारे साथ भलाई नहीं करोगी? वो बोली, यही तो भलाई है कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मगर तुम अपनी पत्नी और बेटी के साथ जिंदा हो, मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहोगे। सिर्फ इतना सा नुकसान पहुंचा रही हूँ कि तुम्हारा ये मोबाइल फोन ले जा रही हूँ, और ये जो आम सा टेलीफोन है इसकी तार काट कर सिर्फ रिसीवर ले जाऊंगी। इस तरह मुझे इत्मीनान रहेगा कि तुम पुलिस को इत्तला नहीं दोगे। वो बोला, तुम जो चाहती हो ले जाओ, हम पुलिस को इत्तला देने के लिए घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे। ताबानी ने कहा, हाँ, घर से बाहर कदम न रखना। मेरा एक आदमी तुम्हारे बंगले के सामने और एक बंगले के पीछे तारीकी में छुपा हुआ है। सुबह से पहले कोई भी बाहर निकलेगा तो वो उसे गोली मार देंगे। उसने अपना और उसका मोबाइल फोन लिया, तार काट कर दूसरे फोन का रिसीवर भी लिया, फिर उस कमरे से निकलकर दरवाजा बंद करते हुए बाहर आई। उसने एम्बुलेंस को कहीं छोड़ दिया था। एक शख्स को रिवॉल्वर दिखाकर उसकी कार छीन कर ले आई थी। वो उस कार में बैठकर कुछ दूर जाने के बाद फोन के रिसीवर को खिड़की के बाहर फेंकती चली गई। वो बड़ी तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करते हुए उस झोंपड़ी की तरफ जा रही थी जहां वो कालिया को एक चारपाई से बांध कर लल्लू चौकीदार की निगरानी में देकर आई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।